आज हम कक्षा 10 के अंदर पाठ नंबर पढ़ेंगे 5। पाठ नंबर 5 के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला की यहाँ पर 2 कविताएं इस पाठ के अंदर, एक तो है उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही है। दोनों ही बिल्कुल आसान कविता है। तो इनका जन्म 1899 में कहाँ हुआ भी, बंगाल के महिसादल में, और इनका निधन कब हुआ भी 1961 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनमें से 2 या 3 रचनाएं याद करना कोई परीक्षा के लिए, ठीक है। तो निराला की सभी जो रचनाएं हैं वो निराला रत्नावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। पूर्ण जो है कितने खंडों में है? 8 खंडों के अंदर निराला रत्नावली के नाम से लिखी हुई है। इनकी औपचारिक जो शिक्षा है वो कक्षा 9वीं तक हुई थी। ये पारिवारिक रूप से बड़े गरीब थे और निराला का देखो जीवन बड़ा ही अभावों के अंदर, गरीबी के अंदर व्यतीत हुआ, क्योंकि निराला का जन्म हुआ। जन्म होने के 14 महीने बाद में इनकी माता की मृत्यु हो गई। फिर जब ये कुछ बड़े हुए तब इनके पिता का भी देहांत हो गया। फिर इनका विवाह हुआ मनोहरी देवी से, और निराला ने हिंदी भाषा जो है वो मनोहरी देवी से सीखी थी। पहले इनकी भाषा उर्दू थी, अपनी पत्नी से इन्होंने हिंदी भाषा सीखी, और उसी के कहने के कारण ये हिंदी साहित्य के प्रति आकर्षित हुए। फिर जीवन के पड़ाव के अंदर इनके चाचा चाची, दादा दादी, जो भी परिवार के अन्य लोग थे, उन सब की मृत्यु निराला से पहले हो गई थी। और निराला ने कुछ कविताओं में लिखा भी है, जितने भी लोग पहले इनसे पहले गुजरे उन सभी को इन्होंने कंधा दिया। लेकिन जब निराला की मृत्यु हुई उस समय इनको खुद को कंधा देने वाला कोई अपना नहीं था, ऐसे हालात थी। इनकी पत्नी थी मनोहरी देवी, उसकी मृत्यु हो गई। मनोहरी देवी की एक पुत्री थी सरोज, कक्षा 12 में पाठ लगता है सरोज स्मृति, विश्व का सबसे दुखांत गीत माना जाता है। विवाह के बाद सरोज की मृत्यु हो गई। यानी इनके परिवार के अंदर जब इनकी मृत्यु हुई तब कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहा। ऐसा भाव से भरा जीवन था इनका। फिर भी ये दानी बहुत थे, देखो खुद गरीब थे, कविताओं से जो कुछ भी इनको मिलता था वो गरीबों को दान कर देते थे। महादेवी वर्मा इनको अपना धर्म भाई मानती थी। तो इनका संपूर्ण जो कविता वो कितने भागों में है? 8 खंडों में लिखा हुआ है। ये रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से बड़े प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद को जानते हैं आप, तो उन दोनों से प्रभावित थे। ये विस्तृत सरोकारों के कवि है, जिन परीक्षा में याद करना। छायावादी 1918 से 36 का जो काल है उसको छायावाद कहते हैं। और छायावाद के अंदर महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद ये मुख्य कवि थे। तो ये भी छायावाद के कवि है। और हिंदी साहित्य के अंदर प्रथम मुख्य छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कविताएं 2 प्रकार की होती है, जो छंद युक्त, एक छंदों के बिना। तो इन्होंने हिंदी के अंदर सबसे पहले कविता को छंद के बंधन से मुक्त कर दिया। कविता जो लिखनी है तो उसमें छंद का कोई होना जरूरी नहीं है, ये भी सबसे पहले इन्होंने शुरू किया। तो मुख्य छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है, कोई याद रखना, ठीक है। उत्साह एक आह्वान गीत है जो किसको संबोधित किया गया है? बादल को, ठीक है। ये सामाजिक क्रांति या बदलाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? साहित्य की होती है। और दूसरी छोटी सी कविता है अट नहीं रही है, अट मन में समाना, समाहित नहीं हो रही है। इसके अंदर फाल्गुन के महीने का वर्णन किया गया है। कलर सब जिन प्रिज है। अब मूल पाठ में देखो, किताब निकालो। अब पहला जो पाठ है उत्साह। उत्साह पाठ के अंदर कवि ने यह बताया है कि संसार के अंदर परिवर्तन करने के लिए क्रांति जरूरी है। देश में बदलाव तभी होगा जब देश में क्या होगी? क्रांति होगी। उदाहरण के लिए जब बादल आते हैं तो उसके बाद में प्रकृति के अंदर परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वर्षा होती है, तो वर्षा होने से फायदा होता है या नुकसान होता है? फायदा होता है। और वर्षा के बाद देखो पूरा मौसम, वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है, फसलें सुंदर लगने लग जाती है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसी तरह से
समाज या देश के अंदर परिवर्तन करना है तो क्रांति जरूरी है। उसी को संबोधित उदाहरण कवि ने बादल का दिए, वर्षा का दिए, लेकिन वास्तविक उद्देश्य कवि का ये है कि हमें समाज के अंदर परिवर्तन करना चाहिए और परिवर्तन के लिए क्रांति क्या है, जरूरी है। बादल है, ये पाठ के अंदर क्रांति के प्रतीक है। देखो मूल पाठ में छोटा सा पाठ है, बादल गरजो घेर घेर गोर गगन धाराधर ओ। कवि कहता है कि हे बादलों गर्जना करो, घेर घेर माने है गिर गिर कर, गोर माने है भयंकर, गगन माने आकाश, धाराधर धारा को दान करने वाले अर्थात है बादल। तो कवि कहता है कि हे बादलों तुम गर्जना करो, गिर गिर कर इस भयंकर आकाश के अंदर तुम्हें गर्जना करो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे काले। ललित ललित माने सुंदर सुंदर, तो बादल बड़े ही सुंदर थे जैसे काले घुंघराले बाल। आकाश के अंदर बादलों को आपने कभी देखा है? बादल देखें क्या? बादल सभी एक रंग के होते हैं? तो अलग अलग रंगों के, जैसे कुछ बादल सफेद होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, काले रंग की। तो इसी को कहते हैं कि बादल सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों के समान थे और उन्हें ऐसा लगता जैसे बालकों की कल्पना से निर्मित किया गया। देखो आकाश के अंदर बादल देखते हैं, गति भी बहुत तेज करते हैं, है कि नहीं? तो उनको ऐसा लगता है जैसे बालकों ने अपनी कल्पना से निर्मित किया हो। विद्युत छवि में कवि नव जीवन वाले, कवि कहते हैं कि उनके हृदय में विद्युत के समान छवि थी और नया जीवन देने वाले थे। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, वज्र को छिपाकर इस नई कविता को फिर से भर दो, हे बादलों तुम्हें गर्जना करो। क्योंकि समाज के अंदर परिवर्तन करने के लिए साहित्य जरूरी है, उसी तरह से प्रकृति के अंदर परिवर्तन करने के लिए क्या जरूरी है? बादल जरूरी है। तो हे बादलों तुम इस प्रकार से गर्जना करके वर्षा कर दो। ये एक पद्यास है। अब पद्यास नंबर 2 देखो, विकल विकल उन्मन ते उन्मन। विकल माने व्याकुल, उन्मन माने मन नहीं लगना। तो वर्षा से पहले सभी लोग व्याकुल थे और उनका मन नहीं लग रहा था। अब बादल यानी वर्षा आने से पहले क्या होता है? एक बार के लिए प्रकृति में बड़ी गर्मी हो जाती है, हवा बिल्कुल ही बंद हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है ऐसा? वर्षा होने से पहले ये कारण इसलिए होता है क्योंकि जैसे आकाश के अंदर बादल छा जाते हैं, बादल छाने के बाद में नीचे हवा क्या होती है? गर्म होती है। ऊपर की हवा क्या होती है? ठंडी होती है। तो जैसी हवा तेज आई, बादल वर्षा होने से पहले एक बार तेज आंधी आती है, आती नहीं आती? तो तेज आंधी आएगी, उसमें नीचे की गर्म हवा है वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर की ठंडी हवा है वो क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगी। गर्म हवा जैसी बादलों से टकराएगी वैसे क्या शुरू हो जाती है? वर्षा शुरू हो जाती है। तो ये यहाँ पर वर्णन है कि सभी लोग वर्षा से पहले व्याकुल थे और उनका मन नहीं लग रहा था। विश्व के निदा के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण। विश्व के सभी लोग पीड़ित थे, उसी समय न जाने किस दिशा से बादल आ गए। सभी लोग पीड़ित थे, दुखी थे, उसी समय अचानक क्या आ गए? बादल आ गए। और बादल देखते हुए पता लग जाता है क्या होने वाली है? वर्षा। तपत धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल कर दो। तपत माने तपती हुई, धरा माने धरती। तो कवि कहता है कि इस तपती हुई धरती को फिर से शांत कर दो, हे बादलों इस प्रकार से तुम क्या करो? गर्जना। ये छोटी सी कविता कर ले सब यार, 2 ही पद्यास है। अगला है देखो, अट नहीं रही है। इसमें फाल्गुन के महीने का वर्णन है। फाल्गुन में कौन सा त्योहार आता है? अगले महीने। अरे फाल्गुन के महीने में त्योहार कौन सा आता है? कोई त्योहार नहीं। होली कौन से महीने में? फाल्गुन में आते हैं। उसमें क्या परिवर्तन होते हैं धरती के अंदर, आकाश के अंदर? फाल्गुन के महीने के अंदर फसलें पककर तैयार हो जाती है, साथ में चारों ओर हरियाली भी होती है और मौसम भी उसमें सुहावना होता है। न ज्यादा गर्मी होती है और न ज्यादा ठंड होती है। तो यहाँ पर उसी फाल्गुन के महीने का वर्णन किया गया है कि फाल्गुन का महीना देखने में बड़ा क्या होता है? सुंदर होता है। देखो, अट नहीं रही है
अब फाल्गुन की तन सट नहीं रही है। कवि कहता है फाल्गुन के महीने की सुंदरता समाहित नहीं हो रही है। यानी फाल्गुन का महीना देखने में ऐसा लगता है जैसे बड़े कोई सुंदर महीना हो। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नम में तुम पर कर देते हो, पर मन है तैयार। तो फाल्गुन के महीने में कहीं भी सांस लेते हैं तो सांस भर जाती है और आकाश में उड़ने के लिए मनुष्य भी क्या जैसे तैयार हो जाता है। ऐसा सुंदर महीना कौन सा होता है? फाल्गुन का महीना। सांस भी बड़ी सुंदर आती है और व्यक्ति आकाश में उड़ने के लिए जैसे क्या है तैयार हो गया हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं पाती है, पतों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। तो प्रकृति से जब मैं आंख उठाना चाहता हूं या आंख हटाना चाहता हूं तो आंख नहीं हट पाती है, क्योंकि प्रकृति है वो कहीं लाल पत्तों से और कहीं हरे पत्तों से क्या है लदी हुई है। इसमें पत्ते भी देखो खिले होते हैं। अब जैसे अभी देखो पूरी वनस्पति हरी भरी है कि नहीं है? यानी अब मौसम बढ़िया लगता है आपको या जेठ के महीने में? ये बताओ बढ़िया लगता है? जेठ के महीने में ज्यादा नहीं होती। तो कवि कहता है तो उसमें आंखें हटती नहीं है और डालियां वो पत्तों से कहीं हरे रंग की और कहीं लाल रंग की क्या है रंगी हुई है। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उनमें मन गंध कुसुमा, कहीं कहीं आटे के अंदर फूलों की सुंदर माला पड़ी हुई है। पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। इस प्रकार की जगह जगह सुंदरता है वह हृदय के अंदर समाहित नहीं हो रही है। तो इसलिए कहता है कवि फाल्गुन के महीने की सुंदरता देखने में बड़ी सुंदर लगती है। सभी लोग उसमें क्या होते हैं प्रसन्न होते हैं और ये मौसम भी सबको क्या लगता है अच्छा लगता है। ये फाल्गुन के महीने का वर्णन था। दोनों ही कविता बिल्कुल आसान है एकदम। कर ले वैसा यार। अब ग्रह कार्य के लिए प्रश्न देखो अभी 1 नंबर 2 नंबर और एक अन्य महत्वपूर्ण में से करना कवि निराला की भाषागत विशेषताएं लिखिए। प्रश्न लिख लो कवि निराला की भाषागत विशेषताएं लिखिए। ये इतने प्रश्न याद कर लेना कल, ठीक है।